वो सीतापुर गांव था। वहाँ शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। सास बहू मिलके होटल चलाते थे। रोज सुबह सुबह उठ के गांव में बस पकड़ के व्यापार के लिए वो शहर चले जाते थे। शारदा थोड़ी सी कंजूस थी। अनामिका का स्वभाव सहानुभूति पूर्ण था। अनामिका बचा हुआ खाना आसपास के गरीब लोगों के बीच बांट दिया करती थी, शारदा को ये बात बिना बताए। अनामिका का एक लौता बेटा था जिसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु बहुत ही छोटा था। वो खुद से चलने की कोशिश करता था। एक दिन शाम के वक्त शारदा कहती है, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। होटल को तब तक तुम ही देख लेना। बच्चा भी वहीं खेल रहा है, उसका भी ठीक से ख्याल रखना। ठीक है सासू माँ, जल्दी आइएगा, होटल बढ़ाने का वक्त हो रहा है। ठीक है, बच्चे का ध्यान रखो। ऐसा कहकर शारदा अपनी सहेली के यहाँ चली जाती है। अनामिका होटल का सारा काम पूरा कर लेती है। फिर बैग में सब कुछ ठीक ठाक से भर के अभिमन्यु को लेके बगल के झोपड़ी में चली जाती है। वहाँ बच्चे भूख से जोर जोर से रो रहे थे। वहाँ 2 बच्चे थे। वो तुरंत खाना लेके उन दोनों बच्चों को देती है, वो खाना जो होटल में बच गया था। तब तक शारदा आ जाती है। अनामिका ऐसे हाव भाव करती है जैसे कि वो वहीं पे थी, उसे कुछ नहीं पता। इस तरह अनामिका दूसरों की बहुत मदद करती थी और सभी के साथ घुल मिल जाती थी। कुछ दिन निकल गए। अनामिका का होटल ठीक से चल नहीं रहा था। बेटा अनामिका, लगता है बहुत जल्द इस होटल को बंद करना होगा। ऐसा क्यों माँ जी, आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया? तो मैं क्या करूं? ग्राहक भी नहीं है और बारिश का मौसम भी है। पैसे देना हमारे लिए संभव नहीं होगा। हम कब तक ऐसे चलाएंगे इस होटल को? कुछ दिन और देखते हैं सासू माँ। होटल नहीं चलेगा तो कोई दूसरा व्यापार शुरू करेंगे। कोई और व्यापार? तुमने कुछ सोचा है क्या? नहीं सासू माँ, अगर हम होटल का व्यापार बंद कर देते हैं तो देखेंगे कौन सा व्यापार अच्छा चलता है। ठीक है, देखते हैं। ये कहते हुए अनामिका अंदर चली गई। शारदा बाहर बैठी हुई थी। अभिमन्यु खेल रहा था और सड़क पे चल रहा था। शारदा ने ये गौर नहीं किया और ऐसी बैठी रही। तभी एक व्यक्ति उस तरफ आ रहा था। उसने अभिमन्यु को पहचान लिया, उसे उठा के होटल तक ले आया। हमारे बच्चे को बचाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अनामिका, अनामिका। इस तरह वो जोर जोर से बुलाती है। ये सुनते ही अनामिका वहाँ जल्दी से आती है। तुम्हें कुछ अकल है या नहीं? अंदर क्या कर रही हो? बच्चा सड़क पे चला गया था, वो आदमी आके बच्चे को बचाया। अगर नहीं आता तो क्या होता? मैं तो अंदर काम कर रही थी, आप यहाँ बैठी हुई थी, आपने नहीं देखा? आप बच्चे को इस तरह से कैसे छोड़ सकती है सासू माँ? इस तरह अनामिका कहती है। फिर जिस आदमी ने अभिमन्यु को बचाया था, उन्होंने कहा कि आप लोग दोनों लड़ाई करना बंद करो और इस बच्चे को ले लो। फिर उस आदमी ने बच्चे को देते हुए कहा कि आपकी बहू ने हमें कई दफे मदद की थी, अगर हम ना मदद करें तो कैसे होगा। फिर वो वहाँ से चला गया। उन्होंने कहा तुमने बहुत बार मदद की है। क्या क्या तुमने? ऐसा है कि मैंने आपसे एक बात छुपाई सासू माँ। जब खाने की चीजें होटल में बच जाती थी तो मैं आसपास के गरीब लोगों को खाने की चीजें बांट देती थी। वो आदमी भी वहाँ रहता है, इस तरह वो मुझे जानता है। अच्छा, तो तुमने सहायता की थी, अब उसने भी पलट के सहायता कर दी। इसीलिए हमारे पास जो कुछ है उससे हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, जाओ बच्चे को लेकर अंदर जाओ। फिर उस शाम सासू माँ और बहू रानी दोनों घर चले गए। उस रात अनामिका के सपने में एक स्वामी जी आते हैं। प्रिय अनामिका, आपके किए गए दान दक्षिणा के कारण आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इस तरह स्वामी जी कहते हैं। अगले दिन सुबह सपने में जो कुछ हुआ वो अपनी सासू माँ से कहती है। फिर वो दोनों होटल चले जाते हैं। उस दिन वहाँ पे कोई भी नहीं आया, सब शांतिपूर्ण था। ठीक उसी वक्त स्वामी जी वहाँ आते हैं। माँ, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाना दो मुझे। मैं बहुत दूर से आया हूँ तीर्थ यात्रा करके। यहाँ कोई खाना वाना नहीं है, जाओ। यहाँ कोई लंगर नहीं लगा कि सबको खाना खिलाते रहे। जाओ यहाँ से, कहीं और जाके मांगो। इस तरह से कहकर शारदा भगा देती है। पीछे से अनामिका देख लेती है। जब स्वामी जी जाने लगे, अनामिका पीछे से आकर
माफी मांगते हुए कहने लगी। स्वामी जी माफ कीजिएगा, मेरी सासू माँ ऐसी बातें करती है, आप इस बारे में मत सोचिए। लगता है आप बहुत भूखे हैं, लीजिए ये रोटियां खाइए, बस बुरा मत मानिए। ऐसा कहकर वो स्वामी जी को रोटियां देती है। वो लेकर स्वामी जी अन्नदाता सुखी भव आशीर्वाद देते हैं। फिर अपने बैग से एक छोटा सा कटोरा निकालकर वो अनामिका को उपहार स्वरूप देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अनामिका का होटल ठीक से चल नहीं रहा था। फिर उन्होंने होटल बंद कर दिया, उनके पास खाने के भी नहीं थे। फिर एक दिन स्वामी जी अनामिका के सपने में आए। बेटा अनामिका, एक बार जाके उस कटोरी को छू कर देखो। ये कहकर स्वामी जी अदृश्य हो जाते हैं। अनामिका अकबका के उठ जाती है। तुरंत अनामिका जाके उस कटोरी को छू के देखती है। उस कटोरी से पैसों की बारिश होने लगती है। ये देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। सासू माँ, सासू माँ। इस तरह वो बुलाती है। शारदा हड़बड़ा के नींद से उठ के आती है। वहाँ पे पैसों की बारिश देखकर वो आश्चर्य हो जाती है। ये क्या, हमारे घर में पैसों की बारिश हो रही है? फिर अनामिका शारदा को पूरी विषय खुल के बताती है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, मेरी खुशकिस्मती है कि तुम जैसी बहू मिली। ये कहकर वो अनामिका को गले लगा लेती है और फिर वो सभी खुशी खुशी जीने लगते हैं। सिंहपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में जाने के लिए पुल के द्वारा यातायात करना पड़ता था। उस गांव में अनामिका और शारदा सास बहू रहती थी। वो बहुत प्यार मोहब्बत से रहते थे। उनका फूलों का व्यापार था। उनकी जिंदगी बहुत ही अच्छे से बीत रही थी। एक रात अचानक से अनामिका को पेट में दर्द होने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, इसीलिए सासू माँ जल्दी से अस्पताल ले गए। जांच करने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए, आपकी बहू के गर्भाशय के पास एक छोटा सा ट्यूमर है, उसका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो भविष्य में कभी वो मां नहीं बन सकती। हम बहुत गरीब हैं, इतने खर्च नहीं उठा सकते। डॉक्टर साहब, हम पर कुछ कृपा कीजिए। ये एक प्राइवेट अस्पताल है, जब तक आप पैसे नहीं देंगे यहाँ इलाज भी नहीं होता। बेहतर होगा सरकारी अस्पताल ले जाइए। ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा, आप कुछ कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब। अच्छा, तो यहाँ पास में ही एक मारुति नाथ नाम का अस्पताल है, वहाँ इस तरह की बीमारियों का ऑपरेशन होता है। आप वहाँ ले जाके इनका नाम दर्ज कराइए, बाकी अस्पताल सब देख लेगा। मैं जिंदगी में आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से कहकर वो अपनी बहू रानी को लेकर डॉक्टर साहब के बताए हुए मारुतिनाथ अस्पताल में जाती है। फिर वो नाम रजिस्टर में दर्ज कराती है। फिर वो बहू रानी अनामिका का ऑपरेशन करा के घर वापस ले आती है। अनामिका को आराम करने के लिए कहा जाता है। वो किसी भी काम में मदद नहीं कर पा रही थी। पूरा परिवार का बोझ शारदा पे ही होता है। शारदा का बेटा रमेश शहर में दिहाड़ी मजदूर का काम करता था। पत्नी के ऑपरेशन का खबर मिलते ही वो उसे देखने घर आता है। कुछ ही दिनों में अनामिका पूरी तरह ठीक हो जाती है। मैं यही रहकर कुछ काम ढूंढूंगा। तुम दोनों के साथ यहाँ रहकर काम करने में ही बेहतर है, शहर में अकेले रहकर काम करने से। जैसी मर्जी। ठीक है बेटा, जैसा तुम सोचो। पर इस गांव में तुम्हें कहाँ काम मिलेगा? हमारे गांव के मुंसिफ मजदूर चाहते हैं अपने गोदाम के लिए, मैं वहाँ काम करूंगा। ठीक है, पर सावधान रहना, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अच्छा माँ। कुछ दिन निकल गए। अनामिका गर्भवती हो गई। वो मां बनने वाली थी। इस बात से सब खुश होते हैं। जब अनामिका के गर्भवती होके 5 महीने हो रहे थे, उसके पेट में अचानक से फिर से दर्द होने लगता है। पता चलते ही रमेश और शारदा उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाते हैं। वहां डॉक्टर साहब उसकी परीक्षा करते हैं। आपकी बहू का आपको बहुत ख्याल रखना होगा, उसका गर्भाशय बहुत ही कमजोर है, कोई भी काम ना करे वो। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपके निर्देश का पालन करेंगे और बहू का अच्छे से देखभाल करेंगे। और कोई समस्या तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? डिलीवरी के वक्त दिक्कत तो नहीं होगी? जो कहा गया है उसका पालन करें, नियमित रूप से दवाइयां ले, कोई समस्या नहीं होगी।
ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को शुक्रिया कहकर अनामिका को लेके वो घर वापस लौट जाते हैं। 3 महीने बाद मॉनसून शुरू हो जाता है। वहां बरसात में बहुत बारिश होती है। भारी बारिश के कारण उनके गांव का पुल टूट जाता है। यातायात पूरी तरह से रुक जाती है। माँ, कोई परिवहन नहीं है, पुल पार करने का कोई रास्ता भी नहीं है। अनामिका का डिलीवरी का समय पास आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम क्या कर सकते हैं, अब जो उसकी किस्मत में है वही होगा। चिंता मत कीजिए सासू माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ इमरजेंसी हो तो हमारे गांव में आरएमपी डॉक्टर है ना। वो बात नहीं है, 2 बार तुम बीमार पड़ चुकी हो पहले, अभी गर्भवती हो। अगर इमरजेंसी आए तो क्या करेंगे? आपकी टेंशन देख के मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ, मैं सरपंच जी के पास जाऊंगा और इमरजेंसी में मदद के लिए उनके पास गुहार लगाऊंगा। हे प्रभु, आप बहू को इतने परेशानी क्यों दे रहे हैं? इतने लंबे समय के बाद वो गर्भवती हो पाई है। अब बाढ़ की बात सुन के हम कैसे खुश हो सकते हैं? इस तरह से कहकर वो रोने लगी। बाढ़ तेज होने के कारण लोग बाढ़ में डूबने लगे। रमेश तुरंत अपने दोस्त के घर जाता है और वहां कहने लगता है, अरे राजेश, मेरी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है, स्थिति खराब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, मुझे ऐसी हालत में मदद करो। अच्छा ठीक है, हम सब अनामिका को ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रखेंगे, फिर फैसला करेंगे क्या करना है उसके बाद। ये कहकर राजेश अपनी पत्नी रुक्मिणी को लेकर रमेश के घर पहुंच जाता है। आओ बेटा, थोड़ी सहायता करो। फिर सब कहते हैं थोड़ा हिम्मत रखने के लिए। चारों लोग अनामिका के खाट को उठा लेते हैं और बाढ़ के पानी में चलने लगते हैं। अनामिका की प्रसव पीड़ा बहुत बढ़ जाती है। सासू माँ, अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, कुछ कीजिए सासू माँ। इस तरह कहकर अनामिका जोर जोर से चिल्लाती है, हे ईश्वर, हमें कुछ भी हो जाए ठीक है, लेकिन बहू को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कृपया बचाइए। माँ, तुम टेंशन लोगी तो अनामिका को भी टेंशन होगी ना। हम आपके लिए है ना, उसे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए, रुक्मिणी कहती है। इस बीच उन्हें एक सेना की नाव दिखती है और उनके करीब आती है। फिर उन सभी को लेकर नदी के किनारे एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ आती है। बाढ़ से तो बच गए, पर बहू की प्रसव पीड़ा अभी भी जारी है, इसके लिए हम क्या करें? ईश्वर ने बाढ़ से बचा के सुरक्षित तरह से बाहर निकाला है, पर अब इस प्रसव की स्थिति को कैसे निपटा जाए? अरे रमेश, घबराओ नहीं, मेरी पत्नी बीएससी नर्सिंग की है, वो प्रसव के मामले में अनुभवी है। अगर कोई ऐतराज ना हो तो उस परिस्थिति को देख लेगी। ऐसी परिस्थिति में मदद मिलना बहुत बड़ी बात है, मुझे कभी भी कोई आपत्ति नहीं। आंटी आप घबराइए नहीं, मैं अनामिका का ख्याल रखूंगी। इतना कहकर वो रेस्क्यू टीम से इमरजेंसी किट लेती है और अनामिका की डिलीवरी करती है। अनामिका ने एक बच्चे को जन्म दिया, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित थे। फिर शारदा रुक्मिणी का हाथ पकड़ के कहने लगती है, तुम देवदूत के रूप में आके मेरी बहू को बचाई हो, पता नहीं कैसे आभार प्रकट करूं। बस यही चाहती हूँ अगले जन्म में तुम मेरी बेटी बन के पैदा हो। अच्छा चलो, हम फिर से पुनर्वास केंद्र चलते हैं, वहाँ हम सब सुरक्षित रहेंगे। इस तरह खुशी खुशी सब फिर से पुनर्वास केंद्र पहुंच जाते हैं। कुछ दिन निकल जाते हैं, बाढ़ का पानी उतर जाता है, नदी में लहरें भी कम हो जाती है। मेरी सासू माँ खुद परेशान होती है और सबको परेशान भी कर देती है। तुम्हारी सास तुम्हें बहुत प्यार करती है, परिस्थिति भी कुछ ऐसी ही थी, तनाव होना स्वाभाविक था। हाँ, क्योंकि मेरी खुद की माँ नहीं है ना। उसकी बातें सुनकर शारदा कहती है, मेरी बहू सोने जैसी है, ऐसी बहू मिलना किस्मत है। ऐसा कह के वो खुश होके वहां से चली जाती है।